ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग हेजिंग पढ़ रहे थे। आपका सेकेंड यूनिट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ तीनों में ही ये टॉपिक कवर किया गया। ऑल्दो सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक था आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड इट्स टाइप्स। तो जिसमें हमने देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के 3 टाइप्स थे। 3 तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को देख सकते हैं, जिसमें आपका था ट्रांजैक्शनल, ट्रांसलेशनल और आपका इकोनॉमिक, राइट। तो वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हेजिंग, क्योंकि रिस्क को कम करने का क्या तरीका होता है, रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। हेजिंग का यूज़ करके, हेजिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को कम करने का काम कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हेजिंग क्या होता है, तो उसे भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कम करने के लिए हम जिन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं उन्हें हम हेजिंग टेक्निक्स कहते हैं, राइट। हेजिंग टेक्निक्स को हमने 2 पार्ट्स में देखा था, डिवाइड किया जाता है। पहला था इंटरनल, दूसरा था एक्सटर्नल। इंटरनल टेक्निक्स हम सारी पढ़ चुके थे, जिसमें आपको याद होगा हमने नेटिंग, मैचिंग, लीडिंग, लैगिंग, करेंसी इनवॉइसिंग, राइट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड प्राइस वेरिएशन, ये सारी टेक्निक्स पढ़ी थी। नेटिंग में हमने देखा था कि हम अपने जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कॉन्ट्रास्ट नेचर के, है ना, ऑपोजिट नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, तो हम उसको क्या करते हैं, आपस में ऑफसेट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं नेटिंग। दूसरा मैचिंग में भी हम सेम यही काम करते हैं, ट्रांजैक्शंस को आपस में ऑफसेट करते हैं, पर फ़र्क सिर्फ ये था नेटिंग और मैचिंग में कि नेटिंग में हम विद इन द ग्रुप की बात करते थे। एक ग्रुप में जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं हम सिर्फ उनकी बात करते थे, है ना, नेटिंग वहीं पर एप्लीकेबल है। और मैचिंग में हम क्या करते हैं, मैचिंग में हम थर्ड पार्टी की भी बात करते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, हम मैचिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज आपकी ही एसोसिएट्स हैं, सारी कंपनीज जितनी भी हैं वो आपकी ही एसोसिएट्स हैं, आपकी सब्सिडरीज हैं, और उनके साथ आपको अपने ट्रांजेक्शन्स को ऑफसेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप नेटिंग का यूज़ करोगे। लेकिन अगर जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो आपकी एसोसिएट्स नहीं हैं, है ना, आप होल्डिंग कंपनी हो, वो आपकी सब्सिडरी हैं, तब तो आप नेटिंग का यूज़ कर सकते हो। पर अगर वो आपकी सब्सिडरीज नहीं हैं, आपकी एसोसिएट्स नहीं हैं, तो आप क्या करोगे, आप मैचिंग का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंस था दोनों में, विद इन द ग्रुप और विदाउट द ग्रुप, ना आउटसाइड द ग्रुप का। नेटिंग विद इन द ग्रुप के लिए है, और अगर आउटसाइड द ग्रुप आपको किसी के साथ ऑफसेट करना है अपना ट्रांजेक्शन, तो आप मैचिंग के साथ जाओगे। फिर हम आते हैं लीडिंग एंड लैगिंग पे, जिसपे आपने देखा लीडिंग मीन्स प्रीपोनमेंट एंड लैगिंग मीन्स पोस्टपोनमेंट, है ना। लीडिंग में आप क्या करते हो, अपने ट्रांजेक्शन्स को क्विक कर देते हो, स्पीडी कर देते हो। पेमेंट 15 को करना था, हमने 10 को ही कर दिया, 5 दिन पहले कर दिया, तो वो हो गया लीडिंग। और लैगिंग जहाँ पर हम डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं, वो होता है लैगिंग। तो इससे भी आप रिस्क से बच सकते हो। अगर आपको लग रहा है फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, लीडिंग और लैगिंग का यूज़ करके उस रिस्क को कम कर दोगे। फ्लक्चुएशन से जो होने वाला हमें रिस्क है उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद हमने देखा था प्राइस वेरिएशन। एक तरीका होता है कि आप अपने प्राइस में वेरिएशन कर देते हो। कहने का मतलब है, अगर आपको लग रहा है कि रिस्क हो रहा है, आपको रिस्क रेज हो रहा है और उस रिस्क की वजह से आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को आप कहाँ रिकवर कर सकते हो, अपने सेलिंग प्राइस को हाइक कर दो, है ना, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो। अगर आपको 100 रुपीज़ का लॉस हुआ और आपने उन 100 रुपीज़ में से 80, 90 या पूरे 100 रुपीज़ आपने सेलिंग प्राइजेस में बढ़ा के क्या करें, कवर कर लिए, तो क्या हुआ, आपका रिस्क क्या हो जाएगा, आपका रिस्क हो रहा था और रिस्क की वजह से जो लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी कि आप अगर मार्केट में आपकी मोनोपोली है तभी आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में सर्व कर रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हो, तो वहाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो आपके कंज्यूमर्स होंगे वो क्या होंगे, वो शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। जो आपके कस्टमर्स होंगे वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, आपसे वो सामान नहीं खरीदेंगे और दूसरे व्यक्ति से सामान खरीद लेंगे जो उसी मार्केट में सर्व कर रहा है। तो प्राइस वेरिएशन मोनोपोली के केस में पॉसिबल है और कहीं पर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने देखा था इनवॉइसिंग, फॉरेन करेंसी में इनवॉइसिंग। हम उस फॉरेन करेंसी में इनवॉइसिंग करेंगे, हम उस फॉरेन करेंसी में बिल बना के देंगे जो कि हमारे फेवर में है। अगर हमें हमारे हिसाब से जो करेंसी स्ट्रॉन्ग है, हम उसमें बिल बना के नहीं देंगे। अगर हमें बिल क्या करना है, हमें किसी को पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, वीक करेंसी में करेंगे, और लेनी है तो हम स्ट्रॉन्ग करेंसी में करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिटेशन थी कि आपका मार्केट कैसा है, डिपेंड करता है, बायर्स मार्केट है या सेलर्स मार्केट है।
क्योंकि आपकी मार्केट में कब चलेगी, है ना, अगर आप सेलर हो और सेलर्स मार्केट है तब तो आपकी मार्केट में चलेगी, आपका डोमिनेंस होगा मार्केट पे। लेकिन अगर आप सेलर हो और बायर्स मार्केट है तो वहाँ फिर आपकी नहीं चलेगी, वहाँ पर आपका डोमिनेशन नहीं होगा, वहाँ पर आपको वही मानना पड़ेगा जो बायर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो ये डिपेंड करता है, प्राइस वेरिएशन भी हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, और आपकी करेंसी जो आपका इन्वॉइसिंग होता है फॉरेन करेंसी में वो भी हर तरीके से पॉसिबल नहीं होता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसा है। लास्ट आपका था असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या करते थे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करते थे, उन करेंसीज में लिखते थे जो हमारे फेवर में है। अगर हमें कुछ रिसीव होने वाला है तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि वो हमें जो स्ट्रांग चल रही है करेंसी उसमें रिसीविंग हो, और जो हमें पेमेंट करनी है हम चाहेंगे जो वीक चल रही है करेंसी उसमें हम पेमेंट कर दें, है ना, तो हम फ़ायदे में रहेंगे। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम उठती है कि जो सेकेंड पार्टी है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती, और जो आपकी कस्टम ड्यूटीज़ होती है ना, क्योंकि आप फॉरेन की बात कर रहे हो, फॉरेन मार्केट की, तो आपकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन कर देती हैं कि ऐसे कैसे आप चेंजेस कर रहे हो, राइट। तो ये 2-3 जो आपके लास्ट के मेथड्स थे ये हर वक्त काम नहीं करते हैं, इनके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में ही ये काम करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क ये होता है, इंटरनल में आप क्या करते हो, इंटरनल का थोड़ा सा स्कोप कम है, और इंटरनल में आप क्या कर रहे थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कोई किसी तरह का बिल्डअप नहीं हो रहा था। और वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल टेक्निक्स की, तो एक्सटर्नल टेक्निक्स के केस में क्या होता है, आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, है ना, कायदे से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, पर एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब वो आपका जितनी भी टेक्निक्स है वो प्रोसेस होती है। तो इसमें हमने 2 टेक्निक्स ऑलरेडी पढ़ ली थी, एक फॉरवर्ड और दूसरा फ्यूचर। इसके बाद की हमें पढ़नी है आज, पर मैं फॉरवर्ड फ्यूचर आपको शॉर्ट में बताती हूँ। फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्टैंडर्डाइज्ड होता है ना। फॉरवर्ड में क्या होता है, सपोज मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोल कर एक दूसरे से कि हमें ये करेंसी बेचनी है, आपको वो करेंसी लेनी है, और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और 3 महीने बाद 6 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया, और हमने क्या करा, वो 3 महीने या 6 महीने बाद उसको फाइनल कर दिया। तो ये होता है फॉरवर्ड, मतलब 2 पार्टीज़ जिन्हें ज़रूरत होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है जिन 2 पार्टीज़ को, वो आपस में इन्वॉल्व होती हैं और आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, है ना। और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, अनस्टैंडर्डाइज होता है, मतलब कुछ भी पहले से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से तय नहीं होता। आप 1 महीने का करो, 2 महीने का करो, 2.5 महीने का करो, जो आपके लिए कन्वीनियंट है ना, उस जिसमें जो आपकी ज़रूरत है ना, उस आपकी ज़रूरत को जो पूरा कर रहा है आप उस हिसाब से कर सकते हो। अमाउंट में भी कुछ पहले से तय नहीं होता, अमाउंट भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितने का अमाउंट का आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो। और ये कॉन्ट्रैक्ट आप ज़रूरी नहीं है लिखित में करो, आप वर्बली भी बोल के, अगर आपने किसी को बोल दिया है तो वो वर्बली भी माना जाएगा। तो ये होता है आपका फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या है, कुछ भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चल रहा है। सरकार ने नहीं तय कर रखा है, किसी एक्सचेंज ने नहीं तय कर रखा है कि आपको नहीं इतने अमाउंट्स का ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, या आपको इतने टाइम पीरियड के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। जैसे कि आप बाकी की चीज़ें देखते हो, बहुत सी, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ चीज़ें स्टैंडर्ड है ना, आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, आपका सिलेबस क्या होगा, आपकी कितनी फ़ीस होगी, आपको फ़ीस कब सबमिट करनी है, ये सारी चीज़ें तय हैं। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स बने हैं जो सब पर एप्लीकेबल है, तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, है ना, जो सब पे एप्लीकेबल होते हैं और जो प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से तय कर दिए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होते हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ भी तय नहीं है, जहाँ सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्टैंडर्डाइज्ड है, वहाँ क्या करोगे, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करोगे। वहीं अगर हम फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर में क्या होता है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होता है। 2 पार्टीज आपस में मिलके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले दे सकती हैं, क्या करेंगी, वो एक्सचेंज पर जाएंगी और उसी एक्सचेंज पर उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा या बेचा जा सकता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। जैसे शेयर्स खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, तो वैसे ही आपको फ्यूचर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा फ्यूचर, है ना। और इस पर जो रूल्स लगेंगे वो स्टैंडर्ड होंगे, मतलब आप अपनी मर्जी से अमाउंट डिसाइड नहीं कर सकते हो।
अपनी मर्जी से मेच्योरिटी डेट डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो सब कुछ डिसाइडेड होगा पहले से। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इतने 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 अमाउंट्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपको कौन सा चाहिए, या इतने इतने मेच्योरिटी डेट्स के हैं, आपको कौन सी मेच्योरिटी डेट चाहिए। लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ भी तय नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क होता है स्टैंडर्डाइज्ड और अनस्टैंडर्डाइज्ड में, और ये फ़र्क होता है फ्यूचर और फॉरवर्ड में। काम दोनों एक ही करते हैं, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर हो चाहे फॉरवर्ड हो, हम क्या करते हैं, सपोज हमने आज की डेट पर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो रेट क्या होगा, वो आज का तय किया होगा, जो हम आज तय करेंगे। और डील कब साइन होगी, डील होगी हमारी 3 महीने 4 महीने, जो भी उसकी मेच्योरिटी डेट होगी, जो भी हमने तय किया होगा उस डेट पर होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 महीने बाद हमें डीलिंग करनी है और हमने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, तो रेट कौन सा होगा, आज वाला रेट होगा, है ना, जो हमने आज तय किया है। उस समय स्पॉट रेट क्या चल रहा है उस बात से हमें मतलब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 50 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि हाँ 50 रुपीज़ के हिसाब से ही हम डील फाइनल करेंगे, तो 3 महीने बाद वो डॉलर 60 रुपीज़ का हो जाए या 40 रुपीज़ का हो जाए, डजेंट मैटर, हम किस पर डील करेंगे, हम 50 पर करेंगे, क्योंकि तय जो किया गया था, जो आपकी वैल्यू फिक्स की गई थी वो कितनी थी, वो 50 थी, तो हम 50 पर ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक को फ़ायदा होगा, किसी एक को नुकसान होगा, राइट। तो ये हमारा था क्या, फ्यूचर और फॉरवर्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें सिंपली बस आपको इतना याद रखना है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना। कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व ही होंगी, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं किसी फ्यूचर की डेट पर, लेकिन उसे साइन करते हैं कुछ टाइम पहले। और जब हम उसको साइन करते हैं, जब हम वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी हम उसका रेट भी डिसाइड कर लेते हैं, रेट आज का और मेच्योरिटी डेट फ्यूचर की, ठीक। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड है तो वो फ्यूचर हो गया, अगर वो अनस्टैंडर्डाइज्ड है तो वो फॉरवर्ड हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन पर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ऑप्शन और स्वैप हमें पढ़ना है, जो हमारे रेस्ट ऑफ द आपके टेक्निक्स रह गई थी, है ना, आपने 2 पढ़ ली थी, 2 रह गई थी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्या नाम है इसका, ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स जब आपके पास चॉइस होती है ना। ऑप्शन क्या होता है, जब आपके पास क्या होता है, चॉइस होती है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शंस प्रोवाइड हेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। Option contract allows a buyer to participate in good side of the risk while insuring against the bad side of the risk. An option has a right but not the obligation to perform. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पर जो आपका बायर होता है उसके पास क्या होता है, ऑप्शन होता है ना। जो आपका बायर है उसको क्या दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है। क्या लिखा है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अलाउज द बायर टू पार्टिसिपेट इन द गुड साइड ऑफ द रिस्क। अब ऑप्शन है जब बायर के पास, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या, किस साइड पर रहेगा, गुड साइड पर रहेगा। वैसे तो रिस्क में 2 साइड होते हैं ना, अभी हमने देखा फ्यूचर और फॉरवर्ड की बात करें तो अगर आपने 50 पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है और 3 महीने बाद वही 60 हो गया, तो आप फायदे में हो। अगर आपको खरीदना है सपोज, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम पेमेंट करना पड़ेगा ना। रेट चल रहा है 60 और आपको किस हिसाब से करना पड़ेगा, आपको 50 पर डॉलर के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो आप किस में हो, आप फायदे में हो ना, 10 रुपये कम आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर आप बेच रहे हो तो आप नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि 50 रुपीज़ का आपको बेचना पड़ रहा है और आप बेच सकते थे जबकि 60 का, क्योंकि 60 रेट चल रहा है तो 60 में बिक सकता था, लेकिन आपने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो आपको 50 पर ही देना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पर आप लॉस और प्रॉफिट दोनों में हो सकते हो, है ना। आप रिस्क का गुड साइड भी हो सकता है आपकी तरफ, और यहाँ है वो एक तरह से हेज कर जाता है, उसको एलिमिनेट। एन ऑप्शन हैज जो आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है, वो आपका ऑब्लिगेशन भी है और आपका राइट भी है। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सिर्फ राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है ना। राइट को हिंदी में कहते हैं अधिकार और ऑब्लिगेशन को कहते हैं कर्तव्य। यहाँ पर आपके पास परफॉर्म करना मीन्स उस डील को फाइनलाइज करना,
फॉरेन एक्सचेंज में अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे परफॉर्म लिखा है, तो परफॉर्म मीन्स व्हाट? परफॉर्म मीन्स उस डील को फाइनलाइज करना। तो यहाँ पे क्या है, आप उस डील को फाइनलाइज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, इस बात का आपके पास अधिकार होता है, पर उसको फाइनलाइज करना चीज़ें आपके फेवर में है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करो। तो ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके पास चॉइस है ना, चॉइस है कि वो डील को फाइनल करना चाहता है या नहीं। की बात करें तो वहां पर तो आप बंधे हुए थे ना तो डील, लेकिन ऑप्शन में आप बाध्य नहीं होते हो, आपके पास अधिकार होता है। ठीक, तो इसलिए आप जो बैड साइड होता है उससे बच जाते हो, क्योंकि आपके फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं। जैसे मैंने अभी बार में नहीं है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके जो रेट्स हैं वो आपके फेवर में नहीं है। सपोज 3 महीने बाद ऐसी फ्लक्चुएशंस आई जो आपके रेट्स आपके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर सकते हो, सिंपल। आगे देखिए, दस एन इम्पोर्टर हु परचेज्ड अ कॉल ऑप्शन। अच्छा, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पुट और एक होता है कॉल। ये याद रखिएगा, एक होता है आपका पुट ऑप्शन, एक होता है कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, thus an importer who purchased the call option will have a right to buy the underlying means जिस भी करेंसी के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। ठीक है, उस जो भी असेट या जो भी आपने करेंसी यूज की है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। thus an importer who purchased a call option will have a right to buy। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, कॉल ऑप्शन आपको क्या राइट देता है, बाय करने का, और पुट ऑप्शन आपको राइट देता है सेल करने का। ठीक है, कॉल किससे रिलेटेड है, कॉल आपका बाइंग से रिलेटेड है। कॉल किससे रिलेटेड है, कॉल आपका बाइंग से रिलेटेड है, और पुट आपका किससे रिलेटेड है, पुट आपका सेल से रिलेटेड है। कॉल ऑप्शन आपको ऑप्शन देता है खरीदने का, और पुट ऑप्शन आपको ऑप्शन देता है बेचने का। ठीक है, अच्छा, while ensuring against the नीचे देखिए, thus an importer who purchased a call option will have a right to buy the underlying dollar at agreed price even if the current spot price is far above the price under option। सपोज आप मान लीजिए आप एक इम्पोर्टर है। इम्पोर्टर मीन्स क्या हुआ, इम्पोर्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इम्पोर्टर मीन्स आयातकर्ता, जो किसी बाहर के देश से क्या कर रहा है, सामान को खरीद रहा है ना, क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ समय के बाद क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, है ना, करेंसी को देना होगा। अब आपको अगर करेंसी का पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया से कुछ सामान खरीदा और आपको ऑस्ट्रेलिया में जो आपका एक्सपोर्टर है उसको आपको पेमेंट करना है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपको पेमेंट करना है। तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि अपनी करेंसी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कैसे पेमेंट करोगे, आपके पास तो इंडियन रुपीज़ होगा ना, आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के नागरिक हो, तो आपके पास क्या होगा, इंडियन रुपीज़ होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला काम अपने जो इंडियन रुपीज़ है उनको क्या कराना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा।
अब आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर को खरीदना है, सपोज आपको 3 महीने बाद पेमेंट करनी है उस एक्सपोर्टर को, और आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ने वाली है 3 महीने बाद। तो आपने क्या किया, आपने पहले से एक कॉल ऑप्शन खरीद के रख लिया है ना, कॉल ऑप्शन आपने पहले से खरीद लिया, जिससे आपके पास अगर सपोज आपको 10,000 डॉलर्स खरीदने हैं, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स खरीदने हैं। अब आपके लिए आज जो रेट चल रहा है सपोज 50 चल रहा है, तो अगर आप आज खरीदोगे तो वो पड़ेगा 5 लाख में, है ना। अगर आज खरीदोगे तो आपको पड़ेगा कितने में, 5 लाख में। लेकिन आपको इस बात का अंदेशा है, आपको इस बात का डाउट है कि हो सकता है कि 3 महीने बाद रेट 55 हो जाए, है ना। तो वही 5 लाख आपका 55 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 5 लाख के नुकसान में चले जाओगे आप। तो आपने क्या करा, उस नुकसान को कवर अप करने के लिए आपने क्या करा, आज की डेट पर ही एक कॉल ऑप्शन ले लिया। ठीक है, कॉल ऑप्शन आपने ले लिया। अब देखिए यहाँ से देखिएगा जहाँ पे लिखा है एट अ एग्रीड प्राइस इवन इफ द करेंट स्पॉट प्राइस इज फार अबव द प्राइस अंडर द ऑप्शन। अब अगर 3 महीने बाद वो 50 से 55 हो जाता है, 60 हो जाता है, तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने किस पर डील करी है, आपने तो आज के ही टाइम में, आज उसी जब आपको पता चला था उसी समय आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया था, और वो 50 रुपीज़ में खरीद लिया था, है ना। तो अब वो रेट चाहे 55 हो जाए चाहे 60 हो जाए, आपको कितने पर मिलेगा, आपको तो 50 पे ही मिलेगा ना। तो आप सेफर साइड में हो, है ना। फ्लक्चुएशंस जो आए आपके एक्सचेंज रेट में उससे आप पर कोई असर नहीं पड़ा, राइट। इसके आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड इफ स्पॉट प्राइस इज मच लेस देन द प्राइस। अब एक सेकेंड ऑप्शन भी है, एक तो ये है कि 50 की चीज़ 55 में हो जाए, 50 की चीज़ 60 में हो जाए, है ना। तो आपने क्या करा, आपने अपने कॉल ऑप्शन का यूज़ करा और आपने 50 की चीज़ जो उस समय 55 में थी उसको 50 में ही खरीदा। लेकिन एक दूसरा भी तो साइड है ना इसका, एक दूसरा साइड इसका क्या है कि हो सकता है आपका जो स्पॉट रेट है वो आपके प्राइस से कम हो, जो आपने ऑप्शन में प्राइस साइन किया था, ऑप्शन में प्राइस तय किया था, कितना प्राइस तय किया था, 50 रुपये तय किया था। तो एक आपके पास ऑप्शन, एक आपके सामने संभावना ये भी तो है कि वो 50 से घट के 45 हो जाए। ज़रूरी थोड़ी है कि प्राइस बढ़े ही, 3 महीने बाद प्राइस कम भी तो हो सकता है। तो अगर प्राइस घट गए, सपोज वो 50 से घट के 40 पे आ गया, 50 से घट के 45 पे आ गया, और आपने किस पे डील कर रखा है, आपने कर रखा है 50 रुपये पे डील, ठीक। तो अगर आप 3 महीने बाद वही करेंसी को खरीदते हो 50 रुपये में, तो आपको 5 लाख देना है, और जबकि उस समय रेट क्या चल रहा है, 40 या 45 रुपये चल रहा है। मतलब अगर आप डायरेक्टली मार्केट से खरीदोगे करेंसी तो आपको कितने में मिलेगी, तो आपको 5 लाख कम में मिल सकती है ना। अगर 45 में है तो आपको 5 लाख कम में मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है, देखिए क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड इफ द स्पॉट प्राइस इज मच लेस देन द प्राइस अंडर ऑप्शन, द ऑप्शन होल्डर कैन इग्नोर द ऑप्शन एंड एक्वायर डॉलर फ्रॉम द स्पॉट मार्केट। जो आपका ऑप्शन होल्डर है, जिसने ऑप्शन को परचेज किया था, कॉल ऑप्शन को जिसने परचेज किया था, मतलब कि आप, है ना, आप इम्पोर्टर थे, आपने परचेज किया था, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस डील को इग्नोर कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, द ऑप्शन होल्डर कैन इग्नोर द ऑप्शन एंड एक्वायर डॉलर फ्रॉम द स्पॉट मार्केट। कहने का मतलब है, अगर प्राइस बढ़ जाए, आपने जिस रेट पे डील साइन की थी, अगर उससे प्राइस बढ़ जाए, है ना, तो आप क्या करोगे, आप कॉल ऑप्शन के साथ जाओगे और आपने जो आपने रेट तय किया था उस पर सामान अपना जो करेंसी है वो खरीद लोगे, है ना। आप प्रॉफिट में रहोगे, रहे प्रॉफिट में, क्योंकि 55 था, प्राइस कितना चल रहा था, मार्केट में चल रहा था 55, और आपको कितने पे मिला, आपको मिला 50 पे। प्रॉफिट में हो कि नहीं हो, राइट, प्रॉफिट में है। दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड ये है कि हमने साइन किया था 50 पे और मार्केट में रेट चल रहा है 45, तो अगर हम 50 के साथ जाएंगे तो हम नुकसान में चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में रेट कम चल रहा है। तो वहाँ आपके पास ऑप्शन है कि ऑप्शन होल्डर कैन इग्नोर द ऑप्शन, मतलब आप इस डील को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट प्राइस के साथ जा सकते हो, ठीक है। इस केस में आप क्या कर रहे थे, आप 55 में रहते तो नुकसान में जाते, तो आप अपने ऑप्शन वाले के साथ चले गए, आपने जो ऑप्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस साइन करा था आप उसके साथ चले गए, तो आप फायदे में रहे। दूसरे केस में क्या था, प्राइस घट गए और अगर आप अपनी डील के साथ जाते तो नुकसान में रहते,
तो आपने क्या करा, अपनी डील को कैंसिल कर दिया और जो मार्केट में प्राइस चल रहा था आपने डायरेक्टली मार्केट से जाके करेंसी को परचेज कर लिया। मतलब आपने जिसके साथ डील की थी, जिस व्यक्ति के साथ, उससे नहीं करेंसी परचेज की, आपने मार्केट से जाके करेंसी को परचेज कर लिया। मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो रहता है ना, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज जो रहता है, जैसे कि आपके बैंक्स वगैरह हैं, एक्सचेंज नहीं कहना चाहिए, जो आपकी फॉरेन करेंसी से डील आउट कर रहे हैं जो बैंक्स हैं आपके, है ना, आपने वहाँ से जाके परचेज कर लिया। तो पहली कंडीशन में भी आप फायदे में रहे, दूसरी कंडीशन में भी आप फायदे में रहे, है ना। पहली कंडीशन में रेट बढ़ने के बाद भी आप फायदे में रहे और दूसरी कंडीशन में रेट घटने के बाद भी आप फायदे में रहे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, अधिकार है, कर्तव्य नहीं है, है ना, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। आप पर इस बात का बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस डील को फाइनलाइज ही करना है। आप डील कब फाइनलाइज करोगे, अगर आपको लगेगा कि आपके लिए कंडीशन फेवरेबल है तो, है ना, क्योंकि जो सेकंड कंडीशन थी उसमें क्या था, कंडीशन हमारे फेवर में नहीं थी, हमारे लिए तो मार्केट प्राइस सही चल रहा था, मार्केट में कम पे मिल रहा था, तो हम मार्केट से खरीदना चाहेंगे, है ना। तो ऑप्शन का यही फायदा होता है आपका, फॉरवर्ड और फ्यूचर में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। फॉरवर्ड फ्यूचर में राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों हैं आप पर। इसी वजह से देखिए यहाँ पे ये लाइन यूज़ की गई थी, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अलाउज द बायर पार्टिसिपेट इन द गुड साइड ऑफ द रिस्क। आप दोनों सिचुएशन में गुड साइड पर हो, बैड साइड पे नहीं हो, दोनों सिचुएशन में आपको फायदा हो रहा है। अगर प्राइस 3 महीने बाद बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होते हैं एक्सचेंज रेट में, तो दो ही कंडीशन होती है ना, या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस घटेगा, और या तो एट पार रहेगा। अगर फ्लक्चुएशन आए ही नहीं, एट पार रहा तो कोई बात ही नहीं है, रिस्क रेज ही नहीं होगा। रिस्क कब रेज होता है, या तो जब प्राइस बढ़ेगा या तो जब प्राइस घटेगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ दोनों ही कंडीशंस में आप फायदे में हो, अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी आप फायदे में हो, अगर प्राइस घटेगा तो भी आप फायदे में हो, है ना। ऑप्शन का यही एक फायदा होता है कि यहाँ पर आपको क्या मिलता है, चूज करने का ऑप्शन मिलता है ना। देखिए, ऑप्शंस आर मोर सूटेड टू हेज uncertain cash flow. For instance, assume that an Indian company is bidding for a project in foreign country. Its forex flows will materialize only if the bid is successful. Similarly, if an Indian investor who invested in foreign stock market and assumes that due to falling dollar his portfolio value may decline. In all such cash flows that are contingent upon happening a event, then better be hedged through future. इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा, बेस्ट सूटेड हेजिंग टेक्निक होगी। किस केस में, अगर आपका कैश फ्लो अनसर्टेन नेचर का है तो, है ना। अगर आपका कैश फ्लो कैसा है, अनसर्टेन नेचर का है, अगर आपका इवेंट जो है ना, जो भी घटना घटने वाली है वो अनसर्टेन नेचर की है, तो उस केस में ऑप्शन बहुत अच्छा एक टेक्निक रहती है हेजिंग की। क्यों रहती है, देखिए एग्जांपल से समझाया है इन्होंने। क्या लिखा है, अज्यूम दैट एन इंडियन कंपनी इज बिडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। बिडिंग मीन्स बोली लगाना, है ना। जब हमें कोई प्रोजेक्ट चाहिए होता है, जब ऑक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, बोली लगाई जाती है ना, बिडिंग की जाती है फॉर अ प्रोजेक्ट इन फॉरेन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है जिसे क्या करना है, किसी फॉरेन कंट्री में जाके किसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप बिडिंग कर रहे हो, अगर वो आपको मिल गया तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि बिड आप लगाने जा रहे हो तो वहाँ पर तो आप अनसर्टेन कंडीशन में हो ना, वहाँ पे तो बहुत सारे बिडर्स आएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट आपको ही मिल जाए, एक चांस है कि मिल भी सकता है, दूसरा है कि नहीं भी मिल सकता। तो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित एक तरह से परिस्थितियां हैं, है ना, अनिश्चित परिस्थिति है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, अगर आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका फ्लो है, फॉरेक्स का जो फ्लो है वो कब मटीरियलाइज होगा, कब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको कब फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपकी बिड सक्सेसफुल होती है ना। आप जो बोली लगा रहे हो, जो बिडिंग कर रहे हो, अगर वो सक्सेसफुल होगी तभी तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। आप गए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बिडिंग करने और
जो प्रोजेक्ट है वो किसी और को मिल गया, आपको मिला ही नहीं, है ना, तो उस केस में तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना करेंसी की, आपको प्रोजेक्ट मिला ही नहीं। करेंसी की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप सक्सेसफुल हो गए अपने बिडिंग में। तो यही बताया गया है यहाँ पे कि इस कंडीशन में अगर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो हम फायदे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारी बिड सक्सेसफुल हो तो हम उस डील को फाइनलाइज करेंगे, अगर हमारी बिड अनसक्सेसफुल हो जाएगी तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, है ना। ऑप्शन है ना आपके पास, आप ऑब्लिगेट तो हो नहीं जाओगे, आपका कोई कर्तव्य तो वहाँ पे बन नहीं जाएगा, ऑब्लिगेशन तो हो नहीं जाएगा आपके ऊपर कि नहीं आपको ये डील फाइनल करनी ही करनी है। आपने तो ऑप्शन लिया है, ऑप्शन का मतलब ही यही है कि आपके पास ऑप्शन है इस चीज़ को करने या ना करने का। तो जो अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर आपकी कैश फ्लोज कैसे होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, जहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति होती है, वहाँ पर आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बहुत सही काम करता है। आपका जो सबसे सूटेबल हेजिंग टेक्निक है वो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ही वहाँ पर प्रूफ होता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। दो तरीकों से इन्होंने दो एग्जाम्पल लिए। आई थिंक एक ही एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हेजिंग थ्रू स्वैप्स। स्वैप क्या होता है? आपने देख लिया, फॉरवर्ड में आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, फ्यूचर में आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, ऑप्शन भी आप एक डीलिंग के लिए, एक ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या कर रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका स्वैप क्या होता है। स्वैप में आपके सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो आप, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही होता है पर उस कॉन्ट्रैक्ट में हम कई सारे कॉन्ट्रैक्ट, अंदर उसके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कहने का मतलब है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वैप इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज कैश फ्लो ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। जैसे 10 साल के लिए अगर आपने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो उन 10 सालों तक जितने भी कैश फ्लोज होंगे उनको आप आपस में स्वैप करोगे, है ना, आपस में सेट ऑफ करोगे, आपस में उनके रिस्क को कम करने का काम करोगे। तो उस काफी समय तक आप उस 3 महीने बाद ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेट ऑफ है। सपोज आप क्योंकि जो कोई भी पर्सन मीडियम टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मुझे 20 साल बाद ये खरीदना है तो 10 साल रुके और उस पर कितना इंटरेस्ट लगे, इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब छोटे में रखते हैं, एक बकेट में रखते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पोर्टफोलियो होता है, मतलब बहुत सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तभी तो यहाँ पे बोला कि ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लंबे समय के लिए होता है, पहली बात, है ना, कई सालों के लिए होता है, कई ईयर्स के लिए होता है। दूसरी चीज़, उस एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे 10 साल के लिए आपने किसी कंपनी के साथ अपना स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको जितने भी आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, छोटे बड़े, आप उस कंपनी के साथ सेटल डाउन करते रहोगे उस टाइम पीरियड तक जिस टाइम पीरियड के लिए आपने वो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज होती है। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे क्या होता है
सीरीज होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, है ना, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है यहाँ पर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक तरह से पोर्टफोलियो होता है, सेट होता है ना। अब आइए आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। दे हेल्प द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेजरर टू मैनेज हिज पोर्टफोलियो ऑफ लाइबिलिटीज। स्वैप ऑल्सो हेल्प बिजनेस टू आर्बिट्रेज ऑन मार्केट imperfections and thereby raise finance at rate below market rates otherwise available। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? देखिए, स्पेक्यूलेशन होता है जब हम प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ अज्यूम करते हैं, है ना, एस्टिमेट लगाते हैं, है ना, सट्टा लगाना जिसे कहते हैं हिंदी में। तो हम क्या करते हैं, स्पेक्यूलेशन किस मोटिव से करते हैं? प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, है ना। प्रॉफिट मोटिव से हम क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस बनाते हैं कि रेट बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, उसके हिसाब से हम करेंसी को बाय सेल करते हैं, और जब उसमें डिफरेंसेस आते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है हेजिंग। हेजिंग में भी हम करेंसीज को बाय सेल करते हैं, पर किस लिए करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते हैं। क्या किस लिए करते हैं? अपने रिस्क को कम करने के लिए करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है हेजिंग इज अ टेक्निक टू रिड्यूस द रिस्क और टू एलिमिनेट द रिस्क, है ना। हेजिंग आपकी रिस्क रिड्यूसिंग टेक्निक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट आपका होता है आर्बिट्रेज। ये तीनों ही थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है ना, इनको साथ में देखा जाता है। इसका डिफरेंस अभी हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। आर्बिट्रेज इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। आर्बिट्रेज में आप क्या करते हो? आर्बिट्रेज में आप डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट प्राइसेस का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, दो अलग अलग मार्केट्स हैं, है ना। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें या इवन अपने कंट्री की भी आप बात कर लो, तो जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग मार्केट्स हैं, और उन अलग अलग मार्केट्स में आपको चीज़ों का अलग अलग रेट देखने को मिलता है ना। तो उसी जो डिफरेंस है ना रेट का और जो मार्केट का, उसी का जब आप फ़ायदा उठाते हो, आपने किसी एक जगह से सामान खरीदा कम रेट पर और उसे किसी दूसरी जगह पे बेच दिया ज़्यादा रेट पर, है ना। जहाँ जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है, जिस जगह पर उसकी स्कैसिटी है, उस जगह पे जाके आपने उस सामान को बेच दिया। और कैसे बेचा? ज़्यादा पर बेच दिया। आपने जिस मार्केट से ख़रीदा, सपोज़ आपने 10 रुपये में ख़रीदा और आपने दूसरी मार्केट में जाके उसे 15 रुपये में बेच आए, है ना। तो जो 5 रुपये का डिफरेंस आया वो आपका प्रॉफिट हो गया, और यही आर्बिट्रेज कहलाता है। Arbitrage is the buying and selling of commodities and currencies to take the profit from different rate from the different markets। जब आप अलग अलग मार्केट की अलग अलग रेट्स का प्रॉफिट लेने के लिए किसी सामान को या फिर किसी मुद्रा को खरीदते बेचते हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। दे हेल्प द कॉर्पोरेट ट्रेजर्स टू मैनेज हिज पोर्टफोलियो ऑफ लाइबिलिटीज। आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको मैनेज करने में जो आपका स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है वो हेल्प करता है ना। आपको कि जितने भी पेमेंट्स करने हैं, आपके जितने भी बिल्स पेबल हैं, उन सबको ईजिली मैनेज करने में आपका स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? हेल्प करता है। एक लंबे समय तक वो क्या करता है? जितने भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उनको हैंडल करता है ना। आपके जितने भी पेमेंट्स होने हैं फॉरेन मार्केट्स में या फिर फॉरेन करेंसी में, उन्हें क्या करता है? उनमें आने वाली फ्लक्चुएशंस से उन्हें बचाता है। ठीक है, आपकी लाइबिलिटीज़ को मैनेज करता है। स्वैप ऑल्सो हेल्प बिजनेसेस टू आर्बिट्रेज ऑन मार्केट इम्परफेक्शन। जो मार्केट्स में इम्परफेक्शन होते हैं ना, जो डिफरेंसेस होते हैं, तो स्वैप ऑल्सो हेल्प बिजनेसेस टू आर्बिट्रेज, उसको आर्बिट्रेज करने में हेल्प करता है, मतलब उनसे फ़ायदा लेने में। आर्बिट्रेज मीन्स जब आप फ़ायदा लेते हो ना, दोनों मार्केट्स की रेट्स के डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाते हो, बेनिफिट लेते हो, तो उसमें भी आपका जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या करता है? वो हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लास्ट पे, ऑल्दो टाइम ओवर हो गया है। हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे आप क्या करते हो? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना। आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मार्केट्स। एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है आपका एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है आपका कैपिटल मार्केट, राइट। तो मनी मार्केट में आप क्या करते हो? मनी मार्केट में आप जितने भी आपके जितने भी आपका जो मनी मार्केट होता है उसके थ्रू आप क्या करते हो? आप
जितनी भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू आप अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन आपका जो रिस्क है उसको कम करने का काम करते हो। ठीक है,